सर अभी कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है? ये देखिए क्लास हो चुका है इसका लास्ट क्लास में, ये आज का सेकंड क्लास होगा। ठीक है, पिछला क्लास ही आप लोग को हम पढ़ाए थे, जो ज्वाइन हुए थे उसको याद होगा। ये चैप्टर नंबर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम लास्ट क्लास देखिए क्या क्या समझाए थे। केमिकल रिएक्शन का मतलब समझा दिए थे, रिएक्टेंट समझा दिए थे, प्रोडक्ट समझा दिए थे। उसके बाद फिर क्या समझाए थे, फिर आपको समझाए थे केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या। ठीक है, फिर आप लोगों को बताए थे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो सब सारा समझाए थे। उसके बाद क्या, फिर आप लोगों को लास्ट क्लास हम समझाए थे केमिकल इक्वेशन के बारे में, कि आखिरकार केमिकल इक्वेशन क्या होता है। फिर आप लोग को इसका एग्जाम्पल भी हम लास्ट क्लास दिखाए थे। और उसके बाद समझाए थे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या। ठीक है, जिसका लास्ट क्लास छूट गया था, नहीं ज्वाइन हो पाए थे, उसको देखिएगा, हम रिकॉर्ड करके रख दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और ये आप नोट भी कर लीजिएगा। नोट करने से क्या होगा, आपको रिवीजन भी अच्छा तरीका से होगा। और लास्ट क्लास आपको बताए थे कि देखिए थोड़ा सा हम बता देते हैं केमिकल इक्वेशन का बैलेंस का मतलब क्या, जिसमें रिएक्टेंट का हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम के बराबर होगा, उसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे जिंक का रिएक्टेंट में एक एटम है, प्रोडक्ट में भी एक एटम है। सल्फर का एक एटम है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी एक एटम है। ऑक्सीजन का 4 एटम, यहाँ भी 4 एटम। हाइड्रोजन का 2 एटम, यहाँ पे कितना, 2 एटम। तो रिएक्टेंट का हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम के बराबर है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर उसी के नीचे आप देखिएगा ये वाला रिएक्शन, ठीक है, ये लास्ट क्लास में सब सारा करवाए थे क्या, कि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखिएगा फॉर्मेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसमें रिएक्टेंट में मैग्नीशियम का तो एक एटम है, प्रोडक्ट में भी एक एटम है, लेकिन ऑक्सीजन का 2 एटम, यहाँ पर कितना, एक एटम। तो ये तो बराबर नहीं है, इसको हम लोग क्या बोले थे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। याद रहेगा। ऐसे और एक एग्जांपल दिए थे आपको, H2 प्लस O2 क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो इसमें रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का 2 एटम, प्रोडक्ट में भी 2 एटम, ठीक है, लेकिन इसमें रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का 2 एटम, लेकिन प्रोडक्ट में एक ही एटम है। तो क्या ये बैलेंस होगा, आंसर है बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये भी बताए थे आपको कि जो इक्वेशन बैलेंस होगा उसमें रिएक्टेंट का हर एक एलिमेंट का मास प्रोडक्ट के हर एक एलिमेंट के मास के बराबर होगा, लेकिन अनबैलेंस्ड इक्वेशन में भी ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट का मास अलग, प्रोडक्ट के हर एक एलिमेंट का मास अलग। किसमें, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। ये सारा आपको लास्ट क्लास समझा चुके थे। और एक टॉपिक लास्ट बताए थे क्या, कि जितना भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है सभी को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का और एक नाम क्या होता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यहां तक हम समझा चुके थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो इसको शुरू कर रहे हैं, कि आखिरकार जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करने का जरूरत क्यों पड़ता है। इसलिए पड़ता है कि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल से क्या जानते हैं, कि रिएक्टेंट का जितना मास होना चाहिए प्रोडक्ट का भी उतना मास होना चाहिए। मास को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना तो मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं रहेगा तो क्या रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए रिएक्टेंट का मास को प्रोडक्ट के मास के बराबर करने के लिए ही हम लोग को कोई भी केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस। तो अगर एक लाइन में कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, क्या बोलिएगा, इन ऑर्डर टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए ही हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। कैसे करेंगे बैलेंस, समझाएंगे 2 मिनट में, केवल आप पहले देखिए। यहां तक में कोई डाउट नहीं किसी को, ये लास्ट क्लास का ही था, क्लियर है ना, बोलिए। हाँ सर। ठीक, आगे लिखिए। आगे लिखिएगा इसके बाद, नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। 2 लाइन छोड़ के लिखिए हेडिंग। और अगर कॉपी में 2 ही लाइन है तो फ्रेश पेज में हेडिंग लिखिएगा क्या, कि हम लोग को कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जरूरत क्यों पड़ता है। नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, क्या बोलिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल को फॉलो कराने के लिए। देखिए, वी हैव टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, या वी नीड टू लिखिए, वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन
in order to follow law of conservation of mass। ठीक है, इसको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा ताकि दूर से आपको दिखेगा। अंडरलाइन कर दीजिए और डबल कोड में रख दीजिए इसको। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल को फॉलो कराने के लिए हम लोग को कोई भी केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो अगला हेडिंग लिखिए, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, आखिरकार किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, तरीका क्या है उसका। तो एनसीईआरटी बुक को जब देखिएगा ना, उसमें 4-5 स्टेप लिखा हुआ है, वही स्टेप को हम आपको एग्जांपल से समझा रहे हैं ताकि आपका पूरा कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। देखिए एग्जांपल के रूप में हम कोई भी केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका लिखा हुआ है Fe, इस टाइप से आयरन। ठीक है, इसके साथ आप मिला रहे किसको, वाटर को, Fe प्लस H2O, क्या बनेगा, ये बनेगा Fe3O4 और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा यहाँ पर H2। Fe प्लस H2O क्या बनेगा, Fe3O4 और साथ में बनेगा H2। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, पहले तो चेक करना पड़ेगा क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। अगर नहीं बैलेंस है तभी इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो चेक कीजिए, कैसे चेक कीजिएगा। आयरन का यहाँ पर 1 ठो एटम है, यहाँ पर 3 ठो एटम है प्रोडक्ट में, तो यहीं से आपको दिख गया कि ये जो केमिकल रिएक्शन है बैलेंस नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए हम लोग को इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बेस्ट तरीका देखिए क्या है, जो आपका एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो भी रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है उसके ऊपर में इस टाइप से बॉक्स घेर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, इस टाइप से बॉक्स घेर दीजिएगा। ऐसा करके एलिमेंट रहेगा तो उसके ऊपर भी, कंपाउंड रहेगा तो उसके ऊपर भी, पूरा को बॉक्स में घेर दीजिए ऐसा करके। उसके बाद क्या बोलता है रूल, उसके बाद रूल ये है, इस बॉक्स के अंदर में आपको कोई भी चीज चेंज नहीं करना है, ना तो कुछ अपने से उसमें डालना है, जैसे मान लीजिए 2, 3, 4 कुछ भी नहीं करना है। बॉक्स के अंदर में कोई चीज चेंज नहीं होगा। जो चीज आपको लिखना है बॉक्स के बाहर लिखना है। बाहर भी कहाँ, पीछे नहीं, आगे। कहां पर, आगे। तो पहला रूल क्या बोले, पहले इसके ऊपर बॉक्स घेर दीजिए ऐसे करके, जितना भी एलिमेंट या जितना भी कंपाउंड रहेगा। उसके बाद क्या बोले, उसके बाद बोले आपको क्या कि बॉक्स के अंदर में कोई भी चीज आपको चेंज नहीं करना है। जो भी नंबर लिखना है बॉक्स के बाहर लिखना है। जैसे यहाँ देखिए आयरन का 1 एटम है, यहाँ पर 3 एटम है, तो जो 3 लिखेंगे वो इसके आगे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पहले लिखना पड़ेगा 3। इसके पीछे 3 लिखने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मन में आपका आएगा कि जो इतना सारा एलिमेंट यूज हुआ है, आयरन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, तो किसको पहले बैलेंस करेंगे। तो तरीका यह है, जिसका नंबर ऑफ एटम ज्यादा रहेगा वो रिएक्टेंट साइड में भी हो सकता है और प्रोडक्ट साइड में भी हो सकता है। जैसे अगर यहाँ देखिएगा आयरन का 1 एटम, यहाँ आयरन का 3 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, यहाँ ऑक्सीजन का 4 एटम। तो आपको क्लियरली दिख गया क्या कि ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। ये रिएक्टेंट में भी हो सकता है और प्रोडक्ट में भी हो सकता है। आपको नंबर ऑफ एटम ज्यादा किसका है उसको देखना है। तो पहले ऑक्सीजन का देखिए 4 है, सबसे ज्यादा है, तो पहले बैलेंस करेंगे किसको, ऑक्सीजन को। जिसका नंबर ऑफ एटम ज्यादा उसको पहले बैलेंस करने से सुविधा होगा। तो अगर यहाँ पर 4 एटम है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो 4 करना पड़ेगा। बॉक्स के अंदर कोई चीज लिखना अलाउड नहीं है, बॉक्स के पीछे भी लिखना अलाउड नहीं है। इसको 4 कैसे करेंगे, ना एक ही तरीका है क्या, इसके आगे में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन तो 4 हो गया, हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन भी 4 दुगने 8 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 ही है, तो आगे ही लिखना पड़ेगा क्या, 4। पीछे लिखना अलाउड नहीं है, बॉक्स के अंदर भी लिखना अलाउड नहीं है। तो हाइड्रोजन जो 8 हो गया था, यहाँ हाइड्रोजन को देखिए 8 कर दिए। अब क्या बाकी है, आयरन। आयरन का 3 ठो है, यहाँ पर 1 ठो है, आगे में क्या कर दीजिएगा 3, ताकि आयरन भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए सब बैलेंस हो गया। आयरन का 3 ठो, हाइड्रोजन का 4 दुगने 8, यहाँ देखिए हाइड्रोजन का 8, आयरन का 3, ऑक्सीजन का 4, ऑक्सीजन का 4, ये पूरा बैलेंस हो गया। और जैसे बैलेंस हो जाएगा फिर आपको बॉक्स लिखने का जरूरत नहीं है। ऐसे लिख दीजिएगा 3Fe प्लस 4H2O, क्या बनेगा, ये बनेगा Fe3O4 और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा आपका 4H2, इस टाइप से।
और अगर आप इसको 2-4 बार बैलेंस इस टाइप से कर लीजिएगा, फिर आपको बॉक्स में घेरने का भी जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली कोई भी केमिकल इक्वेशन को लिख के बैलेंस कर सकते हैं। समझ में आया बैलेंस कैसे करना है? बोलिए, कोई डाउट किसी को? बोलिए जी, कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट है किसी को? बोलिए जल्दी से। नहीं सर। नहीं ना? हाँ ठीक है, बीच में बोलते रहिए, नहीं तो हमको कैसे लगेगा कि आप लोग सब सुन रहे हैं ध्यान से। देखिए अगला एग्जांपल और देखिए, एग्जांपल इसका बहुत करवाएंगे हम, जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब करवाएंगे ना एक्सरसाइज का, तब सारा एग्जांपल को डिटेल में समझाएंगे। और पर बहुत सारा क्वेश्चन दिया है बैलेंस करने वाला एनसीईआरटी बुक में। आइए आपको पहले हम थ्योरी समझा दे रहे हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या बोलता है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे H2 को अगर हम O2 में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा H2। अब हर बार ऐसा बॉक्स करने का जरूरत नहीं है, वो तो आपको हम इसलिए बॉक्स करके दिखाया है ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली प्रोसेस क्या हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए H2 है, O2 है, H2O बनेगा। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है? 2 एटम है, यहाँ पर भी 2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑक्सीजन का 2 एटम, यहाँ पर 1 एटम, यहाँ है प्रॉब्लम। तो क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं है। कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ एटम ज्यादा किसका है? हाइड्रोजन का भी 2, ऑक्सीजन का भी 2, हाइड्रोजन का भी 2। तो बैलेंस कैसे करेंगे? सुनिए, तरीका वही है कि पहले जिसका नंबर ऑफ एटम ज्यादा उसको पहले कीजिए, तो किसी को भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी, यहाँ लेकिन 1 है। तो अगर यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ अगर ऑक्सीजन 1 है, पीछे लिखना अलाउड नहीं है, अभी आपको बोले हम, तो क्या कीजिएगा? ऑक्सीजन का 2 करने के लिए आगे में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे कि ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, 2 दुगने 4। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो पीछे लिखना अलाउड नहीं है, तो कहाँ लिखना पड़ेगा? आगे। आगे में 2 कर दिए, 4 हो जाएगा, पूरा बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन का 4, हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2, ये रिएक्शन क्या हो गया? बिल्कुल भी बैलेंस हो गया, पूरा अच्छा तरीका से बैलेंस हो गया। कोई डाउट है किसी को? बोलिए, क्लियर है? बोलिए सबको। देखिए दीपिका क्लियर है सबको? बोलिए जी। बंटी, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अगला देखिए, जैसे मैग्नीशियम, कल भी दिखाए थे इसके बारे में। अगर मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन में मिलाइएगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए मैग्नीशियम का 1 एटम है, यहाँ पर भी 1 एटम है, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का 2 है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का 1 है, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। क्या तरीका है? पीछे निकलना अलाउड नहीं है, आगे लिखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आगे में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे कि ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा। तो फिर मैग्नीशियम को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर तो 1 है, तो इसके आगे भी 2 कर दीजिए, तो ये रिएक्शन देखिए बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम का 2, मैग्नीशियम का 2, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का भी 2 एटम। ये पूरा इक्वेशन क्या है? बैलेंस है। बोलिए, पूरा क्लियर है सबको? साथी समझ में आया? हाँ। ठीक है, हाँ ठीक है। अगर देखिए तो इस टाइप का ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे, लेकिन जब एक्सरसाइज करवाएंगे। अभी आपको हम केवल पहले थ्योरी समझा रहे हैं कि काम क्या करना है पूरा चैप्टर में। अगला देखिए, इस चैप्टर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपका सिंबल्स भी यूज होता है, जैसे उसको नोट में लिखिए नीचे में क्या क्या सिंबल। इसमें से 2-3 सिंबल आप लोग पहले से जानते भी हैं, जैसे क्या क्या सुनिए। अगर कहीं पर सॉलिड लिखा रहेगा, स्टेट के रूप में सॉलिड में है, तो सॉलिड का सिंबल क्या होगा? स्मॉल s लिख दीजिएगा। अगर कहीं पर लिक्विड यूज होगा, लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड का सिंबल क्या होगा? स्मॉल l लिख दीजिएगा। अगर कहीं पर गैस यूज होगा, गैसियस स्टेट, तो ब्रैकेट में क्या कर दीजिएगा? स्मॉल g कर दीजिएगा। ये तीनों तो एकदम बेसिक सा है। इसके अलावा भी और एक कंसेप्ट समझना होगा आपको, उसको बोलते हैं हम लोग एक्वास। क्या बोलेंगे? एक्वास, AQUEOUS, एक्वास सॉल्यूशन। देखिए एक्वास वर्ड ना आप लोग सुने होंगे घर में भी, कहाँ मालूम है? एक्वा गार्ड में, ठीक है। एक्वा गार्ड मतलब क्या? जो पानी को साफ करता है। तो ये जो एक्वा वर्ड है ना, ये एक्वा वर्ड का मतलब होता है वाटर। तो एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या? पानी का सॉल्यूशन। क्या? पानी का सॉल्यूशन। इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं सॉल्यूशन इन वाटर, या सॉल्यूशन ऑफ क्या? वाटर। तो जो भी पानी का सॉल्यूशन रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्वास सॉल्यूशन बोलेंगे। और कहीं पर अगर एक्वास सॉल्यूशन यूज हो रहा है, उसका ब्रैकेट में क्या कर देंगे? AQ। ये तीनों तो बेसिक था, पहले भी पढ़े थे आप लोग, ये नया आपके लिए आया। क्या? एक्वास। एक्वास मतलब पानी का सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड क्या? एक्वास सॉल्यूशन।
याद रहेगा। जैसे मान लीजिए स्टेट कैसे दिखाते हैं, सुनिए। जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल को हम दिखा रहे हैं आपको, वाटर वाला जो फॉर्मेशन हुआ कि ये जो आपका 2H2 है, यहाँ देखिए अभी दिखाया आपको बैलेंस करके, प्लस क्या, प्लस है O2 और क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 2H2। इसमें अगर इसको आपको और एक्सप्लेनेटरी बनाना है ताकि कोई इसको रिएक्शन को देख के समझ जाए कि हाइड्रोजन का स्टेट क्या है, ऑक्सीजन का स्टेट क्या है और वाटर का स्टेट क्या है, तो क्या कीजिएगा, इसका ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन जो है इसमें गैस में है, ब्रैकेट में जी कर देंगे। ऑक्सीजन जो है इसमें किसमें है, गैस में, ब्रैकेट में जी कर देंगे। और वाटर किसमें बन रहा, मैक्सिमम टाइम में बनता है लिक्विड, तो ब्रैकेट में एल कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसे स्टेट को ब्रैकेट में लिख दीजिएगा तो जो भी इस रिएक्शन को पढ़ेगा या जो भी इस रिएक्शन को स्टडी करेगा उसको समझने में सहूलियत होगा, आसानी होगा। उसको बैलेंस किया हुआ रहेगा तो आसानी रहेगा, लेकिन साथ में स्टेट भी जब लिख दीजिएगा ना तो आइडिया लगेगा कि इसका स्टेट क्या है, तो गैस है, इसका भी गैस है, इसका भी क्या है, इसका है आपका लिक्विड। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप से हम किसी भी रिएक्शन में बैलेंस करने के बाद उसका स्टेट को भी दिखा सकते हैं। क्लियर है सबको? बोलिए जी। ऋतिक क्लियर है सबको? देखिए जो ज्वाइन हुए हैं, सोनाली, सोहेल, सोनल, सबको देखिए क्लियर है? हाँ, नोट से फिर से समझा दीजिए। तो ये वाला देखिए, नोट में क्या बताया, अगर कहीं पर सॉलिड स्टेट यूज होगा ब्रैकेट में एस कर दीजिएगा, लिक्विड होगा ब्रैकेट में एल कर दीजिएगा, गैस होगा ब्रैकेट में जी कर दीजिएगा, और अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या, पानी का सॉल्यूशन, ब्रैकेट में AQ कर दीजिएगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाया हम, H2 प्लस O2 H2O बनता है। H2 का स्टेट गैस है, गैस कर देंगे, जी कर देंगे। O2 का स्टेट गैस है, जी कर देंगे। H2O का स्टेट लिक्विड है, क्या, एल कर देंगे। यही वाला इसमें बताया है। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल आपको दिखाएंगे जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन सब करवाएंगे। क्लियर है पूरा? बोलिए योगिता। हाँ सर। ठीक, हाँ सर। आगे देखिए, ये तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का। इसका जो मेजर टॉपिक है जिसमें आपको 5 टाइप का रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा मोटा मोटा तौर से, उसको देखिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, जरूर एग्जाम में क्वेश्चन देगा आपका। ठीक है, तो अगला लिखिए 2 लाइन छोड़ के, या फ्रेश पेज में लिखिएगा अगर 2 ही लाइन है कॉपी में, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। आखिरकार हम लोग मोटा मोटा तौर से केमिकल रिएक्शन को कितना टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? तो टाइप तो बहुत होता है, आपका सिलेबस में 5 टाइप का मोटा मोटा तौर से आपको पढ़ना है। क्या किया, पहले हम सबका नाम लिख देते हैं, फिर एक एक करके सबको डिटेल में समझाएंगे आपको। ठीक है, जो नंबर 1 टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट टाइप। जो सेकंड टाइप है उसको बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो थर्ड टाइप है हम लोग का, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है ये सब अभी 2 मिनट में समझाएंगे आपको। डिस्प्लेसमेंट, PLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो फोर्थ टाइप है इसको बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो लास्ट टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एक एक करके सब समझेंगे, हम केवल नाम लिखा रहे हैं। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसी का और एक नाम क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये आपको 5 टाइप का रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा। यही 5 टाइप पढ़ेगा, आपका चैप्टर का मैक्सिमम पोर्शन खत्म हो जाएगा। पहला कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए 2 लाइन छोड़ के हेडिंग लिखिएगा। पहला समझते हैं कि आखिरकार कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है। जैसे कि लिखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए बहुत ही सिंपल है। कॉम्बिनेशन वर्ड को देखिए ध्यान से, कॉम्बिनेशन वर्ड बना है कंबाइन वर्ड से, और कंबाइन मतलब क्या, किसी को जोड़ना, किसी को ऐड करना। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट रहेगा लेकिन प्रोडक्ट बनेगा सिंगल। जैसे छोटा सा एग्जांपल हम आपको रफ में दिखा रहे हैं, जैसे कार्बन में अगर आप ऑक्सीजन को ऐड कर दीजिएगा तो क्या बनेगा,
कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो रिएक्टेंट क्या हुआ, दो हुआ। तो रिएक्टेंट अगर दो या दो से अधिक रहेगा लेकिन प्रोडक्ट बनेगा सिंगल, तो इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑब्जेक्टिव में आपको छांटने के लिए आएगा, बहुत सारा दे देगा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे देगा और कोई रिएक्शन लिख देगा, बोलेगा बताइए ये रिएक्शन कौन सा टाइप का रिएक्शन बता रहा है। तो अगर ऐसा रहेगा जिसमें रिएक्टेंट दो या दो से अधिक रहेगा लेकिन प्रोडक्ट बनेगा सिंगल, क्या बोलेंगे उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे यहां लिखाएंगे भी हम एग्जांपल, अभी समझाए केवल। डिफाइन कीजिए इसको, लिखिए क्या लिखिएगा, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, ब्रैकेट में कर दीजिए, एलिमेंट्स भी हो सकता है या कंपाउंड्स भी हो सकता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ब्रैकेट क्लोज करके लिखिए, कंबाइंड मतलब आपस में जुड़ता है, टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म ए क्या, सिंगल प्रोडक्ट। फॉर्म करके लिखिए, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज, द रिएक्शन इज called as, the reaction is called as क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई इसको कॉम्बिनेशन नहीं बोलेगा, ठीक है, अच्छा इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस, एलिमेंट या कंपाउंड आपस में कंबाइन होता है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बल्कि अंडरलाइन कर दीजिए, सिंगल प्रोडक्ट को। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, रिएक्शन क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, नीचे लिखिए एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नीचे लिख दीजिए, स्टार्ट करके लिखिए, क्या लिखिएगा, एग्जांपल्स ऑफ कौन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। योग्यता समझ में आ रहा है ना अदिति, सबको देखिए, हाँ सर। ठीक है, जहां डाउट होगा तुरंत बोलिएगा। देखिए पहला एग्जांपल लिखिए, जैसे वही वाला दिखा रहा है आपको, कार्बन, कार्बन रहता है सॉलिड के रूप में, ब्रैकेट में कर दीजिए एस, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रहता है गैस के रूप में, ब्रैकेट में कर दीजिए जी, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ब्रैकेट में क्या कर दीजिएगा, ब्रैकेट में कर दीजिए गैस। तो देखिए रिएक्टेंट दो है, प्रोडक्ट सिंगल है, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल देखिए, जैसे H2 हाइड्रोजन गैस में रहता है, गैस कर दीजिए ब्रैकेट में जी। दूसरा लिखिए, इसमें दूसरा रिएक्टेंट है इसका ऑक्सीजन, ये भी रहता है गैस में, जी कर दीजिए, क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका वाटर H2O। इसका स्टेट क्या, तो वाटर का स्टेट भी कर दीजिए लिक्विड L। मैक्सिमम टाइम में वाटर लिक्विड में रहता है, लेकिन कभी कभी देखिएगा ना वाटर का ब्रैकेट में, सुनिए, कभी कभी वाटर का ब्रैकेट में गैस भी रहता है, तो क्या ये गलत है, आंसर है बिल्कुल नहीं। वाटर जब वेपर स्टेट में रहता है तब उसका स्टेट क्या लिखेंगे, गैस, और जब लिक्विड में रहेगा तो क्या लिख देंगे, L लिख देंगे। तो H2 प्लस O2 क्या बनेगा, H2 बनेगा। इसमें भी देखिए रिएक्टेंट दो है, प्रोडक्ट सिंगल है, क्या बोलेंगे इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग सब चूना देखे होंगे, चूना, अगर चूना को पानी में डाल दीजिएगा तो चूना पानी जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो चूना का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये सॉलिड रूप में रहता है S, ब्रैकेट प्लस कर दीजिए क्या, वाटर H2O लिक्विड के रूप में, तो CaO प्लस H2O क्या बनेगा, इस चीज बनेगा CaOH होल 2, और इसका स्टेट क्या रहेगा, पानी में घुला हुआ रहेगा, इसको बोलेंगे ये एक्वस सॉल्यूशन है, AQ। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है वाटर, और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक और नाम है क्या, हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को ही बोलते हैं क्विक लाइम, क्या बोलेंगे जी, क्विक लाइम, LIME लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, क्या बोलेंगे, SLAKED स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए रिएक्टेंट दो है, प्रोडक्ट सिंगल, तो क्या दो ही रिएक्टेंट होगा, आंसर है बिल्कुल नहीं। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होगा लेकिन प्रोडक्ट बनेगा सिंगल, क्या बोले, जिसमें रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा होगा, प्रोडक्ट बनेगा सिंगल, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलिए, किसी को कोई डाउट इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में? सर, हाँ सर लास्ट वाला एग्जांपल तो कैसे समझा?
देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आप पानी डालिएगा, चूना में अगर आप पानी डालिएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसको बोलते हैं क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड का और एक नाम है, इसको बोलते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं स्लैट लाइम। यहाँ पर भी वही है, रिएक्टेंट दो है, प्रोडक्ट सिंगल है। तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है, बोलिए। ठीक है, कौन कौन ज्वाइन हुए जी, सबको हुए ना ज्वाइन, सबको क्लियर है। गोविंदो, अदिति, हमको सबको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन देख लीजिए आप लोग। शुभदीप, सोनल और कौन कौन है, सीरू, उत्तम लिखा हुआ यहाँ, बासु। क्लियर सबको, हाँ सर क्लियर है। ठीक है, फिर अगर देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ही एक छोटा सा रिएक्शन आपको और पढ़ना है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या होता है, देखिए क्या होता है। अच्छा ये सब नोट भी करते चलिए, तब जाके क्लियर पूरा समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, ये सब जो हम लिख रहे हैं ना, जैसे लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, आप लोग को इसे लिख लिख के कॉपी में लिखते रहना है, तब जाके याद होगा, समझ में आएगा, समझे। देखिए अगला लिखिए, इसका छोटा सा एक पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। बड़ा ही सिंपल है। देखिए कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन, कल भी आपको बताए थे, कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ आपका क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज भी होता है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो उसको पहले डिफाइन कीजिए, फिर एग्जांपल देके आपको समझा रहे हैं। पहले डिफाइन कीजिए, लिखिएगा, द रिएक्शंस इन विच the reactions in which heat is released, heat is released मतलब क्या, निकलना, heat is released along with the formation of product, along with the formation of products are called क्या, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। इसको अंडरलाइन कर दीजिए, दूर से आपको दिखेगा, और डबल कोड में रख दीजिए। और यहाँ पर एक तो वर्ड और अंडरलाइन कीजिएगा, कौन सा, ये वाला, हीट इज रिलीज्ड वाला, ताकि आपको याद रहेगा। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन, सुनिए, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ आपका क्या होगा, हीट रिलीज भी करेगा, क्या बोलेंगे उसको, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। नीचे लिखिए एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगा। एग्जांपल लिखिए, पहला नंबर, जैसे कि कार्बन वाला, देखिए कार्बन जो कि रहता है सॉलिड के रूप में, उसको जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिलाइएगा गैसेज स्टेट में, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या होगा, साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज करेगा। तो हीट एनर्जी रिलीज जो करेगा उसको दिखाएगा कैसे, तो देखिएगा एरो के राइट साइड में, मतलब रिएक्शन का राइट साइड में अगर आपका हीट लिखा रहेगा ना, इसका मतलब हीट क्या कर रहा, रिलीज कर रहा, मैक्सिमम टाइम में आप ऐसा समझ सकते हैं, समझे। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट एनर्जी रिलीज भी करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, हीट एनर्जी। और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आप देखिएगा CH4 जो आपका मीथेन है, इसको भी अगर आप ऑक्सीजन में मिलाइएगा ना तो क्या बनेगा, ये बनेगा CO2, साथ में बनेगा H2O, और साथ में क्या होगा, यहाँ पर भी हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि ये जो रिएक्टेंट है मीथेन प्लस, इसका नाम क्या है, मीथेन, ब्रैकेट में कर दीजिए मीथेन, अगर भूल जाइएगा तो। हालांकि मीथेन के बारे में आप लोग को पढ़ना है, इसी बुक का चैप्टर 4 में है, कार्बन एंड कंपाउंड, उसी चैप्टर में पढ़ाएंगे आप लोग को डिटेल में मीथेन वोथेन के बारे में सब, ठीक है। तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी। तो जो केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। बोलिए, कोई डाउट है किसी को, नहीं ना, योगिता बोलिए, क्लियर है ना, साथी सबको देखिए, गोविंदो जो भी है सबको देखिए। हाँ अगला देखिए, हाँ सर क्लियर
क्लियर है? ठीक है। अगला देखिए, ये तो आपका टाइप नंबर 1 हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब समझते हैं टाइप नंबर 2, क्या नाम उसका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन। इसका जस्ट उल्टा, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एक ठो रहेगा, प्रोडक्ट एक से ज्यादा। जैसे अगर हम इसको ऐसे ही दिखाएंगे सिंबॉलिकली, तो मान लीजिए एक सब्सटेंस है ए बी सी, तो ए बी सी टूट के अगर ए प्लस बी प्लस सी हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्टेंट रहेगा एक ठो, प्रोडक्ट बनेगा 2 या 2 से ज्यादा, क्या बोलेंगे उसको? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल ही उल्टा है। 2 लाइन छोड़ के हेडिंग लिखिएगा, क्या हेडिंग लिखिएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्या? रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर स्प्लिट ऑफ होकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिफाइन कीजिए। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच, लिखिए, दोज केमिकल रिएक्शंस in which a single reactant, a single reactant breaks down into two or more simpler substances. Those chemical reactions in which a single reactant breaks down into 2 or more simpler substances are called क्या? Decomposition reaction. Decomposition reaction. Reactions कर दीजिए चूंकि प्लूरल है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट, इस सिंगल रिएक्टेंट को अंडरलाइन कीजिएगा। डिकम्पोजिशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या? रिएक्टेंट होना चाहिए सिंगल, और आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो 2 या 2 से अधिक बनेगा, क्या बोलेंगे उसको? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए और समझ में आएगा अच्छे से। नीचे लिखिए एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी से लिखते हैं। डिकम्पोजिशन क्या? रिएक्शंस। देखिए नंबर 1 एग्जाम्पल, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है आपका CaCO3, ठीक है, मार्बल जिसको बोलते हैं। ये रहता है सॉलिड के रूप में। इसको आप जैसे ही हीट कीजिएगा ना, तो क्या होगा? इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, CaO + CO2, ठीक है। नाम लिख दीजिए, दिस इज क्या? अगर आपको याद नहीं रहेगा लिख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट। यहां लिख दीजिए क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। और यहां क्या लिखिएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहां देखिए रिएक्टेंट एक सिंगल है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 2 बन रहा है। तो 2 बने, 3 बने, 4 बने, 5 बने। अगर रिएक्टेंट सिंगल रहेगा, प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा बनेगा, उसी रिएक्शन को तो बोलेंगे क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रहेगा। और एग्जांपल देखिए, एक एनसीईआरटी बुक का देखिएगा एग्जांपल है आपका, उसको भी देखिए, लिखते हैं यहां पर नंबर 2। जैसे मान लीजिए फेरस सल्फेट का लिखते हैं हम, FeSO4, ये सॉलिड के रूप में रहता है, ठीक है। दिस इज क्या? फेरस सल्फेट, ब्रैकेट में कर दीजिए। इसके ऊपर भी जब आप हीट दीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा? ये फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, Fe2O3 सॉलिड के रूप में, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा SO2, और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनेगा SO3 भी रहेगा गैस। यहां पर भी देखिए रिएक्टेंट एक सिंगल है, लेकिन प्रोडक्ट 2 से ज्यादा 3 बना प्रोडक्ट, इसको भी क्या बोलेंगे?
This is also the example of where what reaction, which reaction, decomposition reaction. FeSO4 टूट के क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस क्या, SO3. याद रहेगा सबको. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए. क्लियर है ना? हाँ सर. ठीक है. फिर आगे देखिए, अगला क्या है. कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है, जैसे ये दोनों एग्जांपल को अगर लीजिएगा, जो कि हीट के द्वारा डिकम्पोज होगा. डिकम्पोजिशन रिएक्शन केवल हीट से ही नहीं होगा, लाइट से भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी से भी होगा. आगे हम सब दिखाएंगे आपको, जब क्वेश्चन करवाएंगे ना सब दिखाएंगे कि कभी कभी क्या होता है ना. अगर आप मान लीजिए इस टाइप से, जैसे अगर आप वाटर में जो कि लिक्विड में रहता है, इसको भी लिख लीजिए. अगर उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी TRICITY, हाँ, तो क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन गैस अलग बनेगा और ऑक्सीजन गैस अलग बनेगा. बैलेंस नहीं किया हुआ, बैलेंस भी कर सकते हैं आप. तो वाटर जब ये इलेक्ट्रिसिटी से पास कीजिएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग. इस यहाँ पर भी देखिए, ये एक सिंगल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट देखिए 2 बना है. इसको भी क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो क्या सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट से ही होगा? आंसर है बिल्कुल नहीं. कुछ कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट से होगा, कुछ कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी से होगा, जबकि कुछ कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट से भी होगा. और ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ध्यान से सुनिए, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट के द्वारा होगा, जो कि किसके द्वारा होगा, हीट के द्वारा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन. तो ये दोनों किसका एग्जांपल हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन का. तो नीचे स्टार देकर लिख लीजिए. कभी अगर 2 नंबर में पूछ दिया तो कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो नीचे लिखिए, नीचे स्टार देकर लिखिए. क्या लिखिएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, THERMAL, थर्मल डिकम्पोजिशन. ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के द्वारा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन. क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी से भी होगा, लाइट से भी होगा, हीट से भी होगा. जो हीट से होगा उसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन. चलिए लिखिए इसको. व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन is carried out by किससे, हीटिंग से, हीट करके. कॉमा देकर लिखिएगा, इट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, कैरिड आउट बाय हीटिंग, हीटिंग वर्ड को अंडरलाइन कीजिएगा. जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के द्वारा होगा, गर्मी से होगा, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड एज क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कोई अगर पूछ देगा एग्जांपल बताइए, तो वही ना एग्जांपल होगा जो अभी लिखे थे आप लोग, ये दोनों ऊपर का, नीचे वाला नहीं, क्योंकि नीचे वाला तो इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है, ये ऊपर वाला दोनों किसका एग्जांपल हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन का. अभी नहीं लिखना है, एग्जाम में अगर आएगा कि डिफाइन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये डिफाइन दे दीजिएगा, इसको डेफिनेशन दे दीजिएगा. ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट से होगा उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, और ये 2 एग्जांपल उसमें जोड़ दीजिएगा. याद रहेगा, बोलिए जी. अगला सुनिए, अगला देखिए. जैसे अभी आपको हम एक चीज बताए, सुनिए क्या, कि कुछ कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, कुछ कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, अभी दिखाया था ना, यहाँ पर, यहाँ था, कुछ कुछ ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट एनर्जी रिलीज करेगा, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्या बोलेंगे उसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन. 2 लाइन छोड़ के लिखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन. क्या लिखिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन. स्टार्ट तक लिखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन. रिएक्शंस, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा, क्या बोलेंगे उसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन. देखिए नीचे, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच, और अच्छा रेटिंग से लिखिएगा, ठीक है, हम सब चेक करेंगे. दोज केमिकल रिएक्शंस
in which एनर्जी जनरली हीट के फॉर्मेट में होता है, तो ब्रैकेट में हीट भी कर दीजिए, इन द फॉर्म ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड दोज केमिकल रिएक्शन in which energy is absorbed are called क्या? are called endothermic chemical reaction. endothermic chemical reactions, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, एनर्जी दैट इज हीट इज एब्जॉर्ब्ड, को दूर से आपको दिखेगा ताकि, ठीक है। तो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड क्या? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल लिख लीजिए और भी समझ में आएगा अच्छे से। नीचे लिखिएगा क्या? एग्जांपल्स। किसका एग्जांपल? एंडोथर्मिक रिएक्शन का जी। एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। देखिए, तो इसमें हीट बाएं साइड लिखा रहेगा या एरो के ऊपर लिखा रहेगा? मैक्सिमम टाइम बाएं साइड लिखा रहता है, ठीक है। देखिए, जैसे नंबर 1 देखिए, अगर आप नाइट्रोजन को N2 को, जो कि गैस में रहता है, गैस के रूप में, उसको ऑक्सीजन में मिलाइएगा O2, तो क्या होगा? यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखिए, बाएं साइड में हीट लिखा हुआ है, और क्या बनेगा? ये बनेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको बोलते हैं NO। बैलेंस तो नहीं, बैलेंस कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ ये इसके आगे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर 1 है, तो आगे में 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करना आपको डिटेल में समझाएंगे, जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो हम हर एक क्वेश्चन को दिखाएंगे उसमें। आज तो प्रोसेस बता दिए, लेकिन उसमें हम हर एक क्वेश्चन को भी दिखाएंगे। और नीचे नाम लिख दीजिए, अगर आपको नाम याद नहीं रहेगा तो यहाँ लिख दीजिए नाइट्रोजन, गैस है, ये भी क्या है? ऑक्सीजन, दिस इज ऑल्सो गैस। ये क्या है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो यहां देखिए, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, बाएं साइड लिखा हुआ है। क्या बोलेंगे इसको? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल। 2 लाइन छोड़कर फिर लिखिए नंबर 2 एग्जांपल। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप देखिएगा कैल्शियम कार्बन वाला, देखिए CaCO3, तो यहां पर हीट आपका एब्जॉर्ब करेगा और क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, और साथ में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाम लिख दीजिए, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, याद रहेगा आपको। एग्जाम में भी कोई रिएक्शन लिखना आएगा ना, तो नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई मतलब पाप नहीं लगेगा, नाम लिखने में अच्छा ही रहेगा, ठीक है। टीचर को लगेगा कि बच्चा को आता है। ये लिख दीजिए कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या लिखिएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन है, तो धूमधाम से नाम लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, हीट एब्जॉर्ब हुआ, तो जो केमिकल रिएक्शन में एनर्जी हीट के रूप में एब्जॉर्ब होगा, क्या बोलेंगे उसको? एंडोथर्मिक। रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या? अगर आपका 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट, अभी दिखा है ना, अगर आपका जैसे A + B + C आपस में मिलकर ABC बन गया, तो 3 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। इसका उल्टा, अगर ABC टूट के ऐसा होता है A + B + C, तो एक रिएक्टेंट टूट के 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बना रहा है, क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन। याद रहेगा। और एक्सोथर्मिक मतलब क्या? जिसमें हीट क्या करेगा? रिलीज करेगा। और एंडोथर्मिक मतलब क्या? जिसमें हीट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। किसी को कोई डाउट? बोलिए। कोई डाउट है किसी को? बोलिए, जो ज्वाइन हुए हैं, कौन कौन हुए हैं? सोनल और नहीं सर। नहीं ना, ठीक है। तो ये आपका देखिए, आप लोगों को जो हम पढ़ा रहे थे ना, 5 टाइप का रिएक्शन, 2 कंप्लीट हो चुका है। क्या किया? एक कॉम्बिनेशन हो चुका है और एक डिकम्पोजिशन हो चुका है। अगला 3 बाकी है। अगला हेडिंग लिखिए 2 लाइन छोड़ के, क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखिए हेडिंग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, देखिए क्या होता है। अच्छा, इसके बाद आप लोग को अगले क्लास में दिखा देंगे, ठीक है। मेरा एक्चुअली अभी 9 बजे से 12 का क्लास है ऑनलाइन में, तो आज इसको यहीं रखते हैं, घर में इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगले क्लास में आप लोग को दिखा देंगे।